कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा है, which design is best। अगर कौन सा डिजाइन अच्छा है उसकी चर्चा करें तो उसके लिए अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन की बात करनी होगी, कुछ इतिहास की बात करनी होगी, कुछ इतिहास की बात करने अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। तो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। प्रायोगिक अध्ययन कोई आज ही थोड़ी हो रहे हैं। यदि इतिहास की बात करें, प्रायोगिक अध्ययन के इतिहास की बात करें तो हमारे पास तो बहुत पुराना इतिहास है प्रायोगिक अध्ययन का। तो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन में यदि हम बात करते हैं, these are based on the earliest assumptions of the experimental research and we have evidences of 1872 also। हमारे पास 1872 में हमें एक लॉ मिला, 1872 में हमें एक सिद्धांत मिला, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। इस सिद्धांत को कहा जाता है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है? This concept was given by, this law of single variable was given by John Stuart Mill in the year 1872। इसकी जड़ तक जाते हैं, इसकी रूट तक जाने का प्रयास करते हैं। लॉ क्या कहता है? If two situations are alike in all respect, देखो जॉन स्टुअर्ट मिल की भाषा में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात करेंगे। If two situations are alike in all respect, if one element is added to one, not to another, or if one element is subtracted from one, not from another, if the difference exists, that is due to added element or subtracted element। ध्यान दीजिए, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, दो दशाओं का अर्थ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप, दोनों समान है। और यहां दो दशाओं का अर्थ क्या है? दो दशाओं का अर्थ क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ध्यान दीजिए, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, इट मींस इफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, इफ बोथ द सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इफ वन एलिमेंट इज एडेड टू वन, नॉट टू अनदर, यदि एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, एक को क्या दे रहे हैं? ट्रीटमेंट मीन्स प्राणायाम प्रैक्टिस, दूसरे को नहीं। और इफ वन एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन, नॉट फ्रॉम अदर, एक से कुछ घटाया जाए दूसरे से नहीं। लेकिन यह सेकंड सेंटेंस है, यहां एप्लीकेबल नहीं है। आप रिमूव भी कर सकते हो, ऐसे न करने का प्रभाव, यह भी तो देख सकते थे ना। लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल में, हमारे परिकल्पना को उदाहरण में गिवन वाला ही एक ऑप्शन है, बस सब्सट्रैक्शन वाला नहीं है। इज इट ओके? दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, यदि पूर्ण रूप से समान है, एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, या एक से कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, फिर भी दोनों के बीच में अंतर आता है, तो वो दिए गए एलिमेंट या निकाले गए एलिमेंट के कारण है। इज इट ओके? तो यहां पर कंसेप्ट किसका है? कंट्रोल ग्रुप का। तभी तो कंट्रोल ग्रुप है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल की तो देन है कंट्रोल ग्रुप। तो यहां देखिए, तो हमारे पास आया रैंडम ग्रुप डिजाइन, जो मैडम ने बताया था रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, या एक और नाम जो प्रचलन में था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो दिस डिजाइन इज बेस्ट सूटेड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह डिजाइन बेस्ट सूटेड है प्रायोगिक अध्ययन को आयोजित करने के लिए। दिस डिजाइन इज बेस्ट सूटेड डिजाइन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक प्रायोगिक अध्ययन को आयोजित करने के लिए डिजाइन बेस्ट सूटेड डिजाइन है। कैसे? सी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? दो समूह है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4 है। O1 है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट, O3 है कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट। ट्रीटमेंट इज गिवन टू ओनली वन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को नहीं देते। O2 इज अ पोस्ट टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड O4 इज अ पोस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप। वही है ना कि दो दशाएं पूर्ण से समान है, एक को कुछ दिया गया दूसरे को नहीं, फिर भी दोनों के बीच में अंतर आया, तो दिए गए एलिमेंट के कारण है। और आज के हमारे काल्पनिक उदाहरण में दिया गया एलिमेंट है, इतनी सी बात है।
जिस सिद्धांत पर आधारित ये कंट्रोल ग्रुप ट्रिकस पोस्टस कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, जिस सिद्धांत पर आधारित है। अब आगे चलते हैं। इस डिजाइन में जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा वो है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। In this design, the technique which will be used is known as ANCOVA, analysis of covariance. इस डिजाइन में एनकोवा नाम की सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे। We will use the technique analysis of covariance. एनकोवा, why एनकोवा? एनकोवा का उपयोग क्यों? उसके पीछे मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ओवन क्या है? एक्सपेरिमेंटल का O3 क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर होगा? कम होना। 3 उत्तर है। सबसे पहले तो वहां से आया था होगा, यहाँ से नहीं होगा, इन्होंने हो सकता है और चौथा कम होना चाहिए। 4 उत्तर है ना? यस सर। एक बताओ, प्राणायाम का अभ्यास किस पर देख रहे हो? इंटेलिजेंस किसकी? ह्यूमन बीइंग। मान लो एक काल्पनिक व्यंग्यात्मक उदाहरण है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे गधे रख लिए आपने और कंट्रोल ग्रुप में घोड़े रख लिए, तो गधों पर तो प्रभाव पड़ेगा, घोड़े तो पहले से विकसित है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कह दोगे क्या प्रभाव पड़ेगा? या तो दोनों समूह में आप गधों को रखोगे या दोनों समूह में घोड़ों को रखोगे। छोटा सा एग्जाम्पल, आप 100 मीटर रेस करने वाले हो, मान लो 100 मीटर की दौड़, सिंपल से एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नाम का व्यक्ति और एक कंट्रोल ग्रुप नाम का व्यक्ति है, और एक को 5 मीटर पहले आपने आगे खड़ा कर दिया और वो जीत गया, तो क्या जीत गया? इनिशियली बोथ द ग्रुप शुड बी इक्वल। आरंभिक रेखा स्टार्टिंग लाइन पर तो दोनों समान होने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कौन जीता है। अगर उत्तर कम होना चाहिए तो भी गलत है, हो सकता है तो भी गलत है, होगा तो भी गलत है, नहीं होगा नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है, क्लियर? क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है? इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या कह रहा था कि दोनों दशाएं पूर्ण रूप से समान, दोनों समान होंगे, एक को दिया जाए दूसरे को नहीं। दोनों पहले से ही असमान है, एक को दिया जाए, वो पहले से मरीज है उसको दोगे तो ठीक हो जाएगा, जो पहले से तंदुरुस्त है उसको क्या इंप्रूवमेंट होगा? इज इट ओके? इनिशियली बोथ द ग्रुप शुड बी, मान लो इक्वल नहीं है तो, मान लो इक्वल नहीं है तो इक्वल सैंपल थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका मतलब दोबारा से स्टडी को फिर करोगे आप, यानी डेटा कलेक्ट कर चुके आप 200 लोगों पर इस अध्ययन को आयोजित कर रहे हो, आपने दोनों के प्री टेस्ट कैलकुलेट कर लिए और एक ब्लड ग्लूकोज लिया है आपने, और ब्लड ग्लूकोज में एक व्यक्ति पर 100-200 रुपए आपने खर्च कर दिए, आप हजारों रुपए खर्च कर चुके हो, और फिर आपने अनइक्वल दोनों ग्रुप हो गए। इसका मतलब दोबारा से रिपीट करोगे फिर खर्चा हो पाएंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं, कैफे के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उस बच्चे ने ठीक कहा कि दोबारा से करेंगे, एक ऑप्शन तो है दोबारा से करेंगे, एक तो अच्छा है, एक तो अच्छा है कि दोबारा से करेंगे, तो क्या ये ऑप्शन अच्छा है? नहीं अच्छा जी, सेम नहीं आया तो क्या करेंगे? आपने देखिए यहाँ ये चर्चा का विषय इसलिए है कि आपने पूरा प्रयास किया, इनिशियली बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल, आपने पूरा रैंडमली लिया, लेकिन फिर भी बायसनेस आ गई, तो क्या करेंगे? एक तो बच्ची ने ऑप्शन बताया कि वी विल रिपीट द स्टडी, जो गलत है, नहीं होना चाहिए इतना प्रयास, दोबारा इतना प्रयास आप कर डाले, दोबारा से प्रयास करेंगे क्या? अब मेरा प्रश्न अगला, इसको रोकते हैं भी। दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? अनइंटेंशनली बायसनेस आ गई। जहां मेरी बात से सहमत ना हो बताते रहिएगा। O1 O3 में इस काल्पनिक उदाहरण में डिफरेंस आया, तो इसका अर्थ क्या निकला कि यू फेल्ड इन द रैंडमाइजेशन, कि आप फेल हो गए ग्रुप्स को इक्वली डिवाइड करने में। एग्री हो? यस सर। ये अगला प्रश्न, क्या ये आपके अध्ययन को प्रभावित करेगा? यस करेगा। नकारात्मक रूप से करेगा, सकारात्मक रूप से करेगा? नकारात्मक रूप से। सामान्य सी बात से नकारात्मक, पॉजिटिव फैक्ट तो छोड़ ही नहीं सकता, नेगेटिव फैक्ट छोड़ेगा, और वो उस एरर को आपको एलिमिनेट करना है। समझने का प्रयास कीजिए।
प्री टेस्ट मींस में डिफरेंस के कारण पड़ने वाले प्रभाव के प्रभाव को हटाने की प्रक्रिया है एनकोवा। सेंटेंस क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्री टेस्ट स्लोली, प्री टेस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। Yes, sir. प्री टेस्ट के बीच में डिफरेंस आया तो नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक। प्री टेस्ट में डिफरेंस के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के प्रभाव को हटाकर प्रभाव देखने की प्रक्रिया क्या है? को मीन्स टुगेदर, कोवेरिएट, साथ चलना था, वेरिएट हो गए, कोवेरिएट। तो इसमें कोवेरिएट के प्रभाव को हटाते, कोवेरिएट को। इज इट ओके? सिंपल सी बात है। तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ एरर का, वो किसने कर दिया? एनकोवा ने कर दिया। आपसे गलती हो गई, जानबूझ करने की आपने, यू कमिटेड एरर अनइंटेंशनली, बायसनेस क्रिएट हो गई डिजाइन में। प्री टेस्ट दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन उस बायसनेस को कोवेरिएट के माध्यम से, इस एनकोवा के माध्यम से एलिमिनेट करके, तो इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे? ध्यान दीजिए, सिंगल ग्रुप डिजाइन में क्या कंपेयर करते थे? प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को नहीं मैडम करते थे। यदि कल की मेरी बात याद हो, वो तो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं। कल की बात थी कि दो मीन्स को कंपेयर करते थे। ध्यान दीजिए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के मीन को कंपेयर किया। वास्तव में याद है, शब्द था हमारा, मेजर था, माप था, मीन, माप। मेजर क्या था हमारा? मीन। उसमें रिपीटेड मेजर एनोवा में जो तीन हमारे एग्जांपल थे, प्री, मिड, पोस्ट, तो वी कंपेयर थ्री मीन्स, प्री, मिड, और ये जो पोस्ट टेस्ट ओनली था, इसमें वी हैव टू मीन्स, मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड मीन ऑफ कंट्रोल। वी कंपेयर्ड मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। इसमें किसको कंपेयर करेंगे? इसमें प्री टेस्ट मीन को कंपेयर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो तो इक्वल होने चाहिए। क्या पोस्ट टेस्ट मीन को कंपेयर करेंगे? एडजस्टमेंट कहां हुआ? तो इसलिए इन दिस नाइदर वी कंपेयर प्री टेस्ट मीन्स नॉर वी कंपेयर पोस्ट टेस्ट मीन्स, वी कंपेयर एडजस्टेड पोस्ट टेस्ट मीन्स। ध्यान दीजिए, शब्द एक टर्मिनोलॉजी आई कि आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द कोवेरिएट, जो बताया था कि डिफरेंस के से पड़ने वाले प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखना। तो इसमें हम किसको कंपेयर करेंगे? कई जगह, कई पुस्तकों में आपको वो एडजस्टेड मीन्स के नाम से दिखेगा, और कुछ पुस्तकों में आपको एडजस्टेड पोस्ट टेस्ट मीन्स के नाम से दिखेगा। एडजस्टेड मीन्स कहें या एडजस्टेड पोस्ट टेस्ट मीन्स कहें, बात एक ही है। इज इट ओके? क्लियर? तो एक्सेल में सुविधा नहीं है, दूसरे सॉफ्टवेयर में सुविधा है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर में, एसपीएसएस में भी सुविधा है। स्लोली डेमोस्ट्रेट करते हैं, इसको डेमोस्ट्रेट करता हूं मैं आपके सामने। आई विल शो यू द हाइपोथेटिकल, लेकिन उससे पहले वेट सी दैट ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट स्टडी वाज कंडक्टेड। 40 लोगों पर अध्ययन आयोजित किया गया। सबसे पहले दोनों का प्री टेस्ट लिया गया, उसके बाद यू हैव गिवन 1 मंथ ट्रीटमेंट ऑफ प्राणायाम, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लिया। ऑब्जर्वेशंस कितने हुए? 4। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4। 2 प्री टेस्ट, 1 एक्सपेरिमेंटल का, कंट्रोल का, 2 पोस्ट टेस्ट, 1 एक्सपेरिमेंटल का, 1 कंट्रोल का। हाउ मेनी स्कोर्स आर देयर? 80 स्कोर्स आर देयर। इज इट ओके? किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम करने वाले हैं? SPSS। I am going to copy these scores. इन स्कोर्स को हमने कॉपी किया, एक्सेल में पेस्ट करना होगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू एनालाइज बाय यूजिंग, और यहां से कॉपी किया दोबारा से। एक्सेल में पेस्ट करने के बाद, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता SPSS, इसको विदाउट सेव हटाते हैं पुराने टेक्निक के आउटपुट को, और जितने भी पुराने स्कोर्स हैं उनको सबको क्लियर करते हैं। और आई एम गोइंग टू पेस्ट द स्कोर्स विच आर रिलेटेड टू एनकोवा से संबंधित स्कोर्स को पहले में क्या है? प्री टेस्ट को है, सर ने सही बताया कि प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, सटीक। दूसरा क्या है? पोस्ट टेस्ट कंट्रोल कहां से आ गया? पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल का
तीसरे कॉलम में क्या है? प्री टेस्ट कंट्रोल का। और चौथे कॉलम में फर्स्ट पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, पहला बिंदु जो याद रखना है, we have to enter all the pre-test scores in the single column, we have to add all the post-test scores in the single column. सभी pre-test को single column में लेना, सभी post-test को single column में लेना। Is it okay? यहाँ से ये कट किया मैंने, pre-test किसका, pre-test किसका, और ये मैंने कट किया। We have to enter all the scores only in 2 columns. Is it okay? साथ साथ भी नाम दे सकते, पहले को नाम दे देते हैं, आगे फिर बात बताएंगे। पहले कॉलम में क्या है? प्री है। दूसरे कॉलम में क्या है? पोस्ट है। आगे गो टू डेटा व्यू पर चले। ठीक। अब हमें इस सॉफ्टवेयर को कमांड तो देनी पड़ेगी, इसको बताना पड़ेगा कि भाई प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ही कॉलम में पहले 20 स्कोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से संबंधित है, अगले 20 स्कोर दोनों ही कॉलम में कंट्रोल ग्रुप से संबंधित है। तो दिस वन स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल, 20 के सामने आप लिख दीजिए, और 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। इज इट ओके? गो टू वेरिएबल व्यू। अब मुझे बताइए सोचकर तीसरे कॉलम को नाम क्या दें? तीसरे कॉलम को नाम क्या दें? ग्रुप्स। सीधी सी बात है, ग्रुप है, दोनों ग्रुप है। एक 1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल, 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, ग्रुप्स नाम दे दीजिए। और ग्रुप्स को आपको लेवल वैल्यूज देनी पड़ेगी। गो टू वैल्यूज और यहाँ बता दीजिए 1 स्टैंड फॉर प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऐड कर दीजिए। 2 स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ग्रुप, ऐड कर दीजिए। नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री पूरी हो गई है, डेटा एंट्री इज कंप्लीट। इज इट ओके? How to give the commands related to किसके प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हो? नहीं मैडम, डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट, ध्यान सोचिए इस बात को। प्री टेस्ट के प्रभाव नहीं को हटा रहे हम, प्री टेस्ट के डिफरेंस के कारण, दैट इज नोन एज प्री टेस्ट के डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया? कोवेरिएट। कोवेरिएट टुगेदर, ये जो उनकी टुगेदरनेस है वो वेरिएट होगी ना। तो किसके प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देख रहे हो? कोवेरिएट मींस डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट। गो टू एनालाइज, गो टू जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट। प्री को कोवेरिएट में ले लेंगे, इसलिए बताया मैंने। कोवेरिएट इज प्री इज फिक्स्ड फैक्टर है ग्रुप से, और पोस्ट टेस्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन में जाइए और यहाँ ले लीजिए एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज, बहुत जरूरी है। क्यों? इसका कारण भी बताएंगे क्यों जरूरी है। और आप डिस्क्रिप्टिव भी ले लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ओके कर दीजिए। किसको कंपेयर कर रहे हो आप? ग्रुप्स को। किसको कंपेयर कर रहे हो? ग्रुप्स को। ग्रुप कहाँ पर है? इज इट ओके? ग्रुप के सामने की वैल्यू क्या है? यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। 0.05 से कम है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस ऑन एग्जाम्पल में काल्पनिक उदाहरण में। लेकिन कंपेयर किसको कर रहे हैं? किसको कंपेयर कर रहे हैं? ग्रुप्स को कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप्स के किसको? जैसे आपने बताया था मीन को कंपेयर किया, इसको इसमें किसको ग्रुप कर रहे हैं? बात तो हो चुकी है। एडजस्टेड मीन्स को कंपेयर कर, ढूंढो इसमें एडजस्टेड मीन्स कहीं है।
इसमें तो ये देखिए ये पोस्ट टेस्ट मीन्स है, ये देखिए ऊपर लिखा है डिपेंड पोस्ट के मीन्स है, इज इट ओके? इसको हटाते हैं तो हाउ टू गो टू एनालाइज, बताइए कमांड बताइए मुझे। एनालाइज कहाँ से कंपेयर आगे, जर्नल लिनियर मॉडल यूनिवेट ऑलरेडी हम, और एक कमांड आपको देनी पड़ेगी, इसकी ऑप्शंस में आप जाएंगे, इसको कंपैरिजन कर लीजिए, कंपेयर मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट में आप जाएंगे तो आपके पास देखिए एडजस्टेड मीन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें कि एडजस्टेड मीन से, ये देखिए मीन के ऊपर छोटा ए लगा होगा, देख रहा? ये दोनों ये है एडजस्टेड मीन्स, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। वी आर कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज 10.642 एंड 10.35, लेकिन यहाँ इज इट ओके? वी आर कंपेयरिंग एडजस्टेड मीन्स, इज इट ओके? अब बात इफेक्ट साइज, जो भी सबसे महत्वपूर्ण है, इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज is known as, it is denoted by partially squared value। ग्रुप्स के सामने की नहीं इफेक्ट नहीं है भाई, ये तो हमने पार्शियली स्क्वायर्ड वैल्यू का 0.0 देख लिया था, हमें तो सिग्निफिकेंस वैल्यू देखनी है 0.57, हमें पार्शियली स्क्वायर्ड की वैल्यू नहीं देखनी है, हमें सिग्निफिकेंस की देखनी है। सिग्निफिकेंस तो इनसिग्निफिकेंट है, 0.57 है, इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट। और पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू देखते हैं साइज ऑफ द इफेक्ट, प्रभाव इतना है या इतना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। 1 स्टैंड्स फॉर 100%। अगर ये 0.1 रही होती, अगर ये वैल्यू पार्शियल ईटा स्क्वायर जो कि 0.08 है, 0.008 है, यदि 1 रही होती तो आप कहते 10% चेंज इसमें इंटेलिजेंस में डिपेंड करता है किस पर? अगर ये 0.2 रही होती तो 20% चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये 0.15 रही होती तो 15% चेंज। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, इज इट ओके? तो ये पूरा था, बहुत अच्छी टेक्निक है, एनकोवा बहुत अच्छा डिजाइन है, रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन बहुत ही अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा डिजाइन है किसी भी प्राइस का कंट्रोल करने के लिए। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दिस। अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा बोर तो नहीं हो गया ना? सभी से पूछ रहा हूं मैं, आवाज नहीं आ रही है? कहाँ से? बिल्कुल ही चेहरे बता रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किन किन बातों का ध्यान रखें? थ्योरेटिकल पार्ट है कि किन किन बातों का ध्यान रखें। जब इतनी चर्चा हो चुकी है तो क्यों ना इसको हम पूरा करें। कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स, कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स। सब्जेक्ट्स पर नियंत्रण रखेंगे, ध्यान देंगे कि इन बातों का आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट्स पर क्या ध्यान रखेंगे? रेंडमाइजेशन, इस सभी सब्जेक्ट्स को रेंडमली सिलेक्ट कीजिए। इट इज एडवाइज्ड यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर रिसर्च दैट all the subjects were selected from the population on random basis। एज, सेम एज ग्रुप। आप एक ऐसा है कि एक में प्राणायाम का प्रभाव देख रहे हो इंटेलिजेंस पर, एक 60 साल का व्यक्ति भी ले रहे हो, 15 साल का लड़का भी ले रहे हो, तो डिफरेंशियल इम्पैक्ट आएगा। तो लगभग रेंज कम से कम हो। जेंडर, सेक्स सेम हो, एदर कंडक्ट ऑन फीमेल्स और मेल्स, जिससे कि डिफरेंशियल इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक क्षमताएं भी, खासकर योग में शारीरिक क्षमताएं भी तो सबकी बराबर सी ही हो। एक तो वीक ले लिए आपने कंट्रोल ग्रुप तो, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिए हैं, डिफरेंशियल इम्पैक्ट आएगा। तो वी शुड हैव द कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट्स। तो केवल सब्जेक्ट्स को ही नियंत्रित नहीं रखना है, सब्जेक्ट्स कहते। और मोटिवेशन और इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आइदर क्रिएट इंटरेस्ट अमंग ऑल, यदि अभिप्रेरित सबको कीजिए, या किसी को मत, उनमें से कोई आपको लग रहा है ठीक से नहीं कर रहा, उसको तो अभिप्रेरित कर रहे हो आप और दूसरे को नहीं कर रहे, तो आप क्या प्रेरणा का प्रभाव पड़ रहा है, प्राणायाम का नहीं पड़ रहा है। आइदर क्रिएट इंटरेस्ट अमंग ऑल और नन, या तो सबको इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, किसी को मत कीजिए, या सभी को प्रेरित कीजिए, किसी को मत कीजिए। सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगला है मेथोडोलॉजी,
प्रक्रिया भी एक नियंत्रित अवस्था में होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी पर भी नियंत्रण रखेंगे, प्रक्रिया नियंत्रित हो। प्रक्रिया में भी रेंडमाइजेशन है। हमारे इस एग्जाम्पल में लास्ट में जो सबसे अच्छा डिजाइन बताया हमने, उसका क्या था? रैंडम रो डिजाइन। कितने समूह थे? 2। कौन कौन से? एक्सपेरिमेंट कंट्रोल। ध्यान दीजिए, 2 समूह तो थे, लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट रहेगा, कौन सा कंट्रोल रहेगा, वो भी रैंडमाइज होना चाहिए लॉटरी सिस्टम से। अच्छा, ये बच्चे, मैं वार्डन हूँ हॉस्टल का, ये हॉस्टल में रहते हैं, वो कंट्रोल ग्रुप बना दिया गया। ऐसा नहीं है। यानी सब्जेक्ट्स का चयन ही केवल रैंडमाइजेशन पर बेसिस ना हो, असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट शुड आल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडमाइजेशन। ध्यान रहे, एक अच्छे उसमें स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड यूज द टेक्निक व्हिच आर फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। हमें उन सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिनमें सांख्यिकीय नियंत्रण अच्छा हो। हमने 4 टेक्निक्स की बात की। डिपेंडेंट टी टेस्ट, रिपीटेड बेस्ड एनोवा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एनकोवा। इनमें से एक ही टेक्निक ऐसी है दैट इज फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, कि प्रभाव के प्रभाव को हटाते हुए प्रभाव देखा, वो भी तो नियंत्रण है। कोरिलेशन में पार्शियल कोरिलेशन, दैट टेक्निक व्हिच इज फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। इस तरह की कुछ टेक्निक्स है सांख्यिकी में, these are full of statistical control। और आज के एग्जांपल में कौन सी है? एनकोवा। अगला, इन्वेस्टिगेटर, खुद पर भी तो नियंत्रण रखें। इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, शोधार्थी। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर, की अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं जो होनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। एक ही है, अनबायस्डनेस हो, बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो, पक्षपात रहित ना हो। हार्ट कॉन इफेक्ट, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। अपना प्रभाव ना छोड़े, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो प्रभाव आना चाहिए। वो ऐसे एक्सटर्नियस वेरिएबल्स को धकेलेगा एक्सपेरिमेंट में जो कि प्रभाव छोड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है ना। You should avoid the observer's effect. डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेटर के नियंत्रण के लिए डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट ही बेस्ट है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स। अभी हमने विश्वव्यापी महामारी का सामना किया, कोविड-19 का, तो उस दौरान एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई या नहीं हुई? हुई, दुनिया भर की हुई। और क्या मिला हमें? वैक्सीन मिली, वैक्सीन। तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट्स। डबल ब्लाइंड मींस हमारे पास चौथे एग्जांपल में कितने ग्रुप्स हैं? 2। एक्सपेरिमेंट कंट्रोल। डबल ब्लाइंड, डबल। सिंगल ब्लाइंड का अर्थ होता है कि इन्वेस्टिगेटर को तो पता रहता है कि कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा कंट्रोल है, लेकिन सब्जेक्ट्स को नहीं पता रहता कि मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हूं या कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल, एक को डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगाया गया और एक को वैक्सीनेशन का लगाया गया, लेकिन दोनों समझ रहे हैं मुझे वैक्सीन लगाई है। इज इट ओके? इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता कि आई एम इन ए कंट्रोल ग्रुप और सिंगल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड मींस neither investigator nor subject knows which group is experimental, which is control। ना तो अनुसंधानकर्ता को पता, एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग, अंत में मिलाया जाता है, तो वो कहलाता है डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। डबल ब्लाइंड मींस फर्स्ट ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सेकंड ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेटर। दोनों ही नहीं जानते कि कौन सा ग्रुप कंट्रोल है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन योग में तो प्रायोगिक है, इसलिए बड़ा मुश्किल है ऐसा बता पाना, ऐसा कर पाना। लेकिन जहां मेडिसिन की बात हो तो वहां प्लेसिबो दिया जा सकता है। ठीक है। अगला, इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो भी तो, उन पर भी तो नियंत्रण हो, इंस्ट्रूमेंट्स पर भी तो नियंत्रण हो। प्रिसिजन, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, सटीकता, इंस्ट्रूमेंट्स की सटीकता, सटीक इंस्ट्रूमेंट्स हो। फिजिबिलिटी, फिजिबल हो, बताने की आवश्यकता नहीं, फिजिबल भी तो हो। आप इस तरह का ठान लिया कि मैं करूंगा, फिजिबल ही नहीं आपके लिए, सिंपल सी बात। अवेलेबिलिटी हो एक वो, लेकिन मेन तो प्रिसीजन की बात है। पहले 2 बिंदु तो सामान्य से फिजिबल हो और अवेलेबल हो आपके लिए, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन। पहले पुराने जमाने में, बाबा आदम के जमाने की बात करें, बाबा आदम के जमाने की बात से एक व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल है, पुरानी बातें करें
एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो वो था एज प्रिसाइज एज प्रिसाइज, जितना संभव हो यथासंभव उतना सटीक हो। हम उस युग में नहीं रह रहे हैं, एवरीथिंग हैज बीन चेंज, सब कुछ बदल चुका है। एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, एज प्रिसाइज एज पॉसिबल संभव नहीं है, एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। यदि हम एज प्रिसाइज एज पॉसिबल की बात करें तो वो गलत है। आज के दिन तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के एरर रखता है। एक एरर रखता है सिस्टमैटिक एरर। ये बताइए कि वेइंग मशीन इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? तो वेइंग मशीन मेरा भी 2 किलो वजन ज्यादा बता रही है, इनका भी 2 किलो वजन ज्यादा बता रही है, सर का भी मैडम का भी, तो सिस्टमैटिक एरर है। और सिस्टमैटिक एरर को घटा जमा करके निकाला जा सकता है। वेरिएबल एरर होता है जो खतरनाक है, किसी का 200 ग्राम ज्यादा बता रही, किसी का 300 ग्राम कम बता रही, किसी का 400 ग्राम ज्यादा बता रही, दैट इज नोन एज ए वेरिएबल एरर। उस इंस्ट्रूमेंट को तो आप ले सकते हो जिसमें सिस्टमैटिक एरर हो। वी शुड नॉट इन्वॉल्व द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज हैविंग द वेरिएबल एरर। वेरिएबल एरर नहीं होना चाहिए। अगला है विश्वसनीय हो, लेकिन ये रिलायबिलिटी का तो ऐसा है जिसको कि हम रीटेस्ट मेथड से मेजर करते हैं, लेकिन जबानी बता पाना थोड़ा सा टेढ़ा है। आगे दूसरी बात है, बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटेशन की, यहां तक बात कर चुके थे। सिस्टमैटिक एरर, वेरिएबल एरर, दो तरह के एरर होते हैं। कौन से खतरनाक है? वेरिएबल एरर तो वैसे तो दोनों ही होने चाहिए। वैसे तो दोनों सिस्टमैटिक एरर भी न रहे, वेरिएबल एरर भी न रहे, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को तो चलो आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वेरिएबल एरर को कैसे एलिमिनेट करेंगे? संभव ही नहीं है। आगे ये कंसेप्ट समझ लो तो बहुत है अच्छा है। इंस्ट्रूमेंटेशन का ही रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट जो क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं आप, या किसी भी टेस्ट के लिए इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी ना किसी टूल का भी यूज करने वाले हैं, वो रिलायबल है या नहीं? और आप कहते हैं उसके लिए कि द इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी विल बी एंश्योर्ड बाय द टेस्ट रीटेस्ट मेथड, कि उसी इंस्ट्रूमेंट की आपकी 2-3 बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट करवाया गया, दोनों के बीच में अंतर नहीं पाया गया, तो आपने कहा रिलायबल है। ऐसा ही है, मान्यता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो रिलायबिलिटी मींस भाई चेंजेस, डिफरेंस दो तरह का हो सकता है। तो ट्रायल टू ट्रायल, ट्रायल टू ट्रायल मींस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंटेलिजेंस। ट्रायल टू ट्रायल, आपका एक बार इंटेलिजेंस मेजर किया, एक आध 2 दिन के बाद फिर इंटेलिजेंस मेजर की गई, वो ट्रायल टू ट्रायल है, जिसको कि स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहा जाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएंस। इज इट ओके? यह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अरे मैं अपना वेट मेजर करूं ट्रायल टू ट्रायल, एक बार ट्रायल मैंने लिया, मेरा 80 किलो बता रहा, दूसरी बार ट्रायल दिया 90 किलो बता रहा, तो क्या है डिफरेंस? वो तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब। ट्रायल टू ट्रायल वेरिएबिलिटी, ट्रायल टू ट्रायल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। और उसको कहा गया है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएंस। और दूसरा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी भी होगी। मान लो आपके दिन में 20 सब्जेक्ट थे, तो मेरा वेट, आपका वेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी कहलाती है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएंस। तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएंस तो होगा ही, लेकिन इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वेट भी मेजर करोगे 10, 5, 10, 50, 20 ग्राम का अंतर तो फिर भी आएगा, होगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि आप होगी नहीं, डिफरेंस होगा ही नहीं। इज इट ओके? आगे चलते। अब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ कोटेशन से हम कैलकुलेट करते हैं टेस्ट रिटेस्ट मेथड से। तो वो क्या है? वो क्या है? ट्रू स्कोर वेरिएंस को टोटल वेरिएंस से डिवाइड कर देते तो वो आता है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इतना मानते हैं। तो अब ट्रू स्कोर वेरिएंस क्या है और टोटल वेरिएंस क्या है? ट्रू स्कोर वेरिएंस है ट्रू मेजर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज सेड टू बी इंटर इंडिविजुअल, जो होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए और जो होगा? पहले ऊपर के 2 बिंदुओं में से ट्रू स्कोर जो वास्तव में अंतर है होना चाहिए। क्या है वो? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होना चाहिए। और टोटल कितने तरह के वेरिएंस हो सकते हैं? 3 तरह के टोटल वेरिएंस। एक 2 तो ऊपर दिए गए, कौन कौन से? ट्रायल टू ट्रायल, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट,
एक तो ट्रायल टू ट्रायल हो गया, एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एक वेरिएबल एरर ऑफ मेजरमेंट्स। आपने चेस्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, कई बार फीते को ज्यादा खींच दिया, कम खींच दिया, वो भी तो गलती हो सकती है। वेरिएबल एरर ऑफ मेजरमेंट एरर भी तो हो सकता है। तो टोटल वेरिएंसेस कितने हो सकते हैं? 3। पहला ट्रायल टू ट्रायल जो कि नहीं होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो कि होगा ही होगा। हो सकता है क्या? सारे सब्जेक्ट एक जैसे हो नहीं सकते, साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता। अगला है वेरिएबल एरर ऑफ मेजरमेंट्स हो सकता है। जो ट्रू स्कोर वेरिएंस, ट्रू स्कोर वेरिएंस तो हो गया, बाकी ना भी ट्रू जो होगा, ट्रू होगा ही, सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसको डिवाइड कर देंगे किससे? इन तीनों के उससे। तो जितना भी जो कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट विल डिक्लाइन इन प्रोपोर्शन टू इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबल एरर। इन तीनों में से एक तो चलेगा। जितना ही ज्यादा ट्रायल टू ट्रायल वेरिएबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा वेरिएबल एरर ऑफ मेजरमेंट होगा, उतनी ही विश्वसनीयता कम होगी किसकी? उस टूल की जिसका उपयोग आप करने वाले हैं उस वेरिएबल के मापन के लिए। इज इट ओके? बताइए। अब इसको, इस भाषा को छोड़ दीजिए। एरर 3 डिफरेंस वेरिएंसेस भिन्नताएं 3 प्रकार की होंगी। ट्रायल टू ट्रायल होगी, ट्रायल टू ट्रायल होने की संभावना है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगी जो कि होगी, और एक मेजरमेंट एरर भी हो सकता है, मेजरमेंट एरर। इज इट ओके? इनमें से 2 नहीं होनी चाहिए और एक को रोक नहीं सकते। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट की विश्वसनीयता के लिए फॉर्मूला है कि ट्रू स्कोर वेरिएंस को डिवाइड कर दो टोटल वेरिएंस से। ट्रू स्कोर वेरिएंस है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो कि होगा, उसको डिवाइड कर दो किससे? तीनों को जमा करके, जिसमें ट्रू स्कोर भी है। ट्रू स्कोर जमा ट्रायल टू ट्रायल जमा वेरिएबल एरर मेजरमेंट्स, और जितना ये ज्यादा होगा कौन सा? ये 2 ज्यादा होंगे। रिलायबिलिटी वही अच्छी है, रिलायबिलिटी वही रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी बहुत हो और ट्रायल टू ट्रायल कम हो और वेरिएबल एरर ऑफ मेजरमेंट कम हो। इतनी सी बात है। आगे छठा आखिरी का, इसके बाद डिस्कशन होगी। अंतिम थ्रेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की थ्रेट्स, चेतावनियां, थ्रेट्स 2 ही है। अगर इस गहराई पर जानेंगे तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। कौन कौन सी थ्रेट्स हो सकती हैं? Any uncontrolled extraneous variable affecting performance on dependent variable are considered as a threat to the validity of experiments. जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, यदि उन पर, जो हमारे एग्जांपल में कौन कौन से थे? डेली रूटीन, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, यदि उनको नियंत्रित नहीं किया तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो प्रभाव आ रहा है, मींस इंटेलिजेंस पर जो प्रभाव आ रहा है, उसके लिए वो थ्रेट्स हैं, उसके लिए वो खतरा है। इज इट ओके? और वो थ्रेट्स केवल उसके लिए नहीं है, थ्रेट्स इस प्रयोग की वैधता पर के लिए थ्रेट्स है कि ये एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं होगा। और ये 2 तरह के थ्रेट्स हैं। वन इज नोन एज इंटरनल वैलिडिटी, अनदर इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या है? हमारे एग्जांपल में इंटरनल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राणायाम। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंटेलिजेंस। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं, वो कहलाता है इंटरनल वैलिडिटी। कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कहलाता है इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। और वेदर द रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड और नॉट, कि इसके रिजल्ट जो परिणाम आएंगे वो केवल आपके एक्सपेरिमेंट तक सीमित है या आम जनता पर भी, आम जन पर भी लागू होंगे, वो कहलाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इज इट ओके? यानी इंटरनल वैलिडिटी कहां तक सीमित होगी?
चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स किससे संबंधित है? एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित है। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं, कहानी खत्म। पहला है थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मींस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू हिस्ट्री। मान लो आप 1 साल प्राणायाम करवाने का, प्राणायाम के अभ्यास का इंटेलिजेंस पर प्रभाव देख रहे हैं और आपने 12 से 15 साल के बच्चे लिए हैं, वो 1 साल की उम्र है। अरे प्राणायाम से नहीं, उम्र बढ़ेगी तो उसकी जो हिस्ट्री भी परिवर्तित लाएगी ना, परिवर्तन लाएगी ना। वो हो सकता है कि आपके प्राणायाम का प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी उम्र का प्रभाव है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी इंटेलिजेंस तो बढ़नी है, समझदार तो बच्चा होगा। तो वी शुड कंट्रोल दैट हिस्ट्री आल्सो। एक्सटर्नल कि इंडिपेंडेंट का अतिरिक्त हिस्ट्री का भी, तो हिस्ट्री मींस एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू दैट इंप्रूवमेंट टेक्स प्लेस। आपको देखना है जो हिस्ट्री तो प्रभाव नहीं छोड़ रही है। हिस्ट्री मींस दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन for which you are conducting the study, that is a history, that is considered as a history of the experiment. अगला मैच्योरेशन, इंटरनल मैच्योरिटी। दोनों में फर्क यह है कि जो उस 1 साल तक प्राणायाम दिया, उस 1 साल में जो घटनाएं घटित हुई उनका प्रभाव कहलाता है एक्सटर्नल, और जो शरीर में इंटरनल परिवर्तन हुआ, ब्रेन में परिवर्तन हुआ, दैट इज इंटरनल मैच्योरेशन। तो हिस्ट्री और मैच्योरेशन दोनों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना है। टेस्टिंग रिलेटेड टाइम, टेस्टिंग देखिए, हो सकता है कि अकेला प्राणायाम आपको प्रभाव न छोड़े, लेकिन टेस्टिंग ऑल्सो, टेस्टिंग भी, मान लो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट हुआ और आपको पता कि उस टेस्ट को 1-2 बार किया गया तो उस टेस्ट का परिणाम और अच्छा होगा। छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल है फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक गतिविधि का। एंड्योरेंस का सुना होगा ना, सहनशीलता कि थकान को देर तक दूर रखने की क्षमता कहलाती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट है 12 मिनट्स रन टेस्ट। 12 मिनट तक दौड़ेंगे तो पता चलेगा आपकी एंड्योरेंस कितनी है। ठीक है, आप देख रहे हो प्राणायाम का एंड्योरेंस पर प्रभाव, क्लियर हुआ? तो उसका प्री टेस्ट लिया क्या, 12 मिनट दौड़ाया और कितना समय, वो 12 मिनट का टेस्ट और प्राणायाम दोनों मिलकर प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो टेस्ट ही ट्रीटमेंट बन गया, पॉसिबिलिटी है ना कि द टेस्ट आल्सो बिकम्स अ ट्रीटमेंट। तो टेस्टिंग का भी प्रभाव पड़ता है। इज इट ओके? नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन। कई बार प्री टेस्ट में आप इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन ब्लड प्रेशर, आप प्री टेस्ट में तो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर मरकरी वाला ले रहे हो और पोस्ट टेस्ट में ले रहे हो आप डिजिटल ले रहे हो, तो डिफरेंशियल वो ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, इन ये पहले 4 बिंदु तो सामान्य प्रकृति के थे, लेकिन ये 5वां बिल्कुल ही टेक्निकल प्रवृत्ति का है, एक स्पेशल है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इंग्लिश में कहेंगे टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान दीजिए, आपने जितने भी विद्यार्थी लिए हैं वो सभी कैसे होंगे, नॉर्मल करो बनेगा परीक्षा में, उसमें से बहुत अच्छे ब्रिलियंट भी कम होंगे, डल माइंडेड भी कम होंगे, मेजॉरिटी क्या होगी, मीडियोकर होंगे। ठीक है, टेंडेंसी टू बिकम टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने कितने व्यक्तियों पर अध्ययन किया, 20 पर, जिसमें से कुछ ही हाईली इंटेलिजेंट है, क्योंकि ब्रिलियंट इंटेलिजेंस पर प्रभाव देख रहे हो, तो इंटेलिजेंस को मेजर करोगे, हाईली इंटेलिजेंट कम है, डल माइंडेड कम है, मेजॉरिटी क्या है, मीडियोकर। तो आप प्राणायाम का इफेक्ट देख रहे हो, जो डल माइंडेड है उनमें अपने आप अधिक इंप्रूव होगा, और जो ऑलरेडी ब्रिलियंट है उनमें ना के बराबर इंप्रूवमेंट होगा। यानी दिस इज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। इज इट ओके? अगला है डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑलरेडी फॉर्म्ड ग्रुप्स नहीं लेने चाहिए, वो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए चेतावनी है। आप नहीं कह सकते कि चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण है कि डिफरेंशियल सिलेक्शन। अच्छा, ये मेरा शिष्य है, अच्छा कोऑपरेट करेगा एक्सपेरिमेंट में, नो। मॉर्टेलिटी इस सब में
एक ही बिंदु के बारे में मैंने कहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा था? स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। वीक बहुत अधिक इंप्रूव करेंगे, नॉर्मल कम करेंगे, उससे भी कम इंप्रूव करेंगे जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस है। ये बात थी ना। मॉर्टलिटी हिंदी में तो मॉर्टलिटी वो कहेंगे कि कहानी खत्म कोई कहते हैं ना, मॉर्टलिटी है, डेथ कोई कहेंगे, लेकिन यहाँ डेथ से संबंध नहीं है। मॉर्टलिटी नहीं, इसलिए ब्रैकेट में मैंने जानबूझ के लिखा ड्रॉप आउट। एक्सपेरिमेंट में मॉर्टलिटी कहलाती है कि कोई बच्चा आपने 20 लिए थे, 2 छोड़कर भागे, हमें नहीं भाग लेना। दैट इज नोन एज मॉर्टलिटी। इज इट ओके? लेकिन मॉर्टलिटी हो, चिंता नहीं, छोड़ जाए 10 छोड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो मॉर्टलिटी रैंडम फैशन में हो, क्योंकि नॉर्मल कर्व बना रहे, आपके सभी अच्छे ही छोड़ गए, एक तरफ के छोड़ गए, वो दिक्कत पैदा करेगा। वो रैंडम फैशन में मॉर्टलिटी हो तो आपके अध्ययन को प्रभावित नहीं करेगा। सभी वीक ही वीक छोड़ गए तो भी प्रभावित करेगा। इट मींस वो मॉर्टलिटी छोड़ना रैंडम फैशन में होना चाहिए। इज इट ओके? अगला सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। ग्रुप्स हैव डिफरेंशियल मैच्योरेशन, सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। दोनों ग्रुप का मैच्योरेशन लेवल अलग अलग हो, उनका इंटरेक्शन हुआ। सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंशियल मैच्योरेशन वाले होंगे, उनकी मैच्योरेशन लेवल अलग अलग होगा, तो अलग अलग प्रभाव के। तो मैच्योरेशन लेवल भी दोनों ग्रुप्स का एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल का लगभग एक जैसा होना चाहिए। मैच्योरेशन ए संबंधी हो सकता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। मैच्योरेशन का मतलब कोई एक संबंध नहीं। मैच्योरेशन मींस कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? कि जनरलाइजेशन, कि रिजल्ट्स जनरलाइजेशन हो सकता है, या वो केवल रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंट, आपके प्रयोग तक सीमित तो नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऐसे कारक है जो इंटरनल वैलिडिटी को भी प्रभावित करेंगे, और कुछ ऐसे कारक है जो वही सेम कारक एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी प्रभावित करेंगे। एग्जाम्पल इज प्री टेस्ट ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। कई बार प्री टेस्ट भी ट्रीटमेंट बन जाता है, जो कि मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था? रनिंग का 12 मिनट दौड़ाना, वही ट्रेनिंग बन गया। टेस्ट इतना है कि वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है। मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेस। आप कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्राणायाम एंड मेडिटेशन ऑन इंटेलिजेंस। प्राणायाम और इंटेलिजेंस का, प्राणायाम और ध्यान का इंटेलिजेंस पर प्रभाव। अब प्रभाव तो पड़ गया, लेकिन बड़ा मुश्किल आइडेंटिफाई कि अकेले प्राणायाम का पड़ा है, या अकेले ध्यान का पड़ा है, या दोनों का मिलकर पड़ा है। बहुत मुश्किल है। उस दशा में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्रभावशाली है। जहां मल्टीपल ट्रीटमेंट, खासकर योग में आप जितने भी लेते हो, जितनी भी स्टडी पढ़ोगे, मल्टीपल ट्रीटमेंट है। एक सेशन सत्र का निर्माण कर देते हैं, जिसमें आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होगा, मेडिटेशन भी होगा, और दुनिया भर के काम जहां होंगे। इसलिए ये उसको प्रभावित करेगा। तो ट्राई करना चाहिए सिंगल ट्रीटमेंट, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को नहीं। मल्टीपल ट्रीटमेंट का तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। हो सकता है उसमें से उस एक सत्र में जो ट्रीटमेंट का जो एक शेड्यूल बनाया, उसमें से कुछ बातें उपयोगी हो, कुछ का इफेक्ट ना पड़ा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अगला सिलेक्शन, ट्रीटमेंट, इंटरेक्शन। इफेक्ट ऑफ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप एंड ट्रीटमेंट। प्रत्येक ग्रुप की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मे बी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मे बी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलकर प्रभाव छोड़ रहा है। हो सकता है सामान्य परिस्थिति में वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स न हो, पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिसिटी ऑफ वेरिएबल्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स। कुछ वैसे वेरिएबल्स है, उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बार बार रिपीट करोगे तो इंप्रूवमेंट दिखाएगा। एक क्वेश्चन को 5 बार भरवा लो, आपका स्कोर बढ़ेगा, आप जान जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, मैं करवा रहा हूं, प्रभाव लाकर छोड़ूंगा। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। लास्ट, आप इस सत्र की अंतिम कहानी, हाउ टू इफेक्ट अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। इसका प्रभाव देख रहे हो? प्राणायाम कर रहे हो आप, ऑब्जर्व इफेक्ट। उसको पता है कि मुझे लोग देख रहे हैं,
अलग तरह से रिएक्ट करेगा। कोई भी हो, साइकिल भी चला रहे हो ना, अकेले चला रहे हो तो साइकिल ठीक से नहीं, और आसपास आपके कोई लोग खड़े हो तो साइकिल कल चलाने की, खासकर लड़का चला रहा हो लड़की देख रही हो तो शैली बदल जाती है, या लड़की चला रही हो लड़का देख रहा है तो कॉन्शियस हो जाती है। सामान्य सी बात है ना कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व, मेरा ऑब्जर्व मुझे, उसको पता सामान्य परिस्थिति में तो अपने घर में करना है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट पीरियड में आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन अलग तरह से रिएक्ट करता है, वो प्राणायामों को उच्चतम शिखर तक करेगा क्योंकि आई एम बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, अगला है जॉन हेनरी इफेक्ट, कंपटीशन बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल। अच्छा, ये हमसे कैसे करके दिखाएंगे? आप 10 रिपीटिशन लगवा लो, मैं घर जाके 50 रिपीटिशन लगाऊंगा प्राणायाम आके। कंट्रोल ग्रुप वाले भी कभी प्रतियोगितात्मक उसमें उतर आते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट से अच्छा करके दिखाएंगे। तभी तो किसकी आवश्यकता पड़ी थी? डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स की। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं, एंटीडोट फॉर बोथ देते हैं, अंतिम नोवेल्टी इफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी मीन्स नएपन का प्रभाव। देखिए एक नई नवेली दुल्हन घर में आती है ना, अलग तरह से रिएक्ट करती है, सास की भी सेवा करूंगी, उसको भी करूंगी, ये करूंगी, पैर भी दबाऊंगी, अच्छा खाना बनाऊंगी, ये करूंगी, और जैसे जैसे समय बीतता है रंग बदल जाता है। सेम इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो नया नया सब्जेक्ट आता है, मान लो आपके जो आपने एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे लिए बड़े सिंसियरली पार्टिसिपेट करेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में, और आपने वही बच्चे एमए योग के फाइनल सेमेस्टर के लिए वो उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नएपन का प्रभाव भी किसी एक्सपेरिमेंट पर आता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये